What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसमें बात की जा रही है, कौन सी G7 कंट्री ऐसी है जिसके द्वारा यहां पर टारगेट रखा गया है 2050 तक का जीरो एमिशन करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के जीरो एमिशन पर लाने की बात की जा रही है। ये कंट्री कौन सी है G7 कंट्री में? यूएसए, जर्मनी, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम? सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ और डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि ये है यूके। तो यूके के द्वारा टारगेट रखा गया कि वो यहां पर अपने पर्टिकुलर एरिया में जीरो एमिशन करेगा 2050 तक। इसके बारे में अगर कुछ बातें और आप लोगों को यहां पर जानने को मिले तो आप लोग जान सकते हैं। यूके के द्वारा एक क्लाइमेट एक्ट पास किया गया 2008 में। वो जो क्लाइमेट एक्ट पास किया गया उसके बेस पर इनके द्वारा बोला गया कि जीरो एमिशन लेकर आना है। तो अब यहां पर ये टारगेट इनके द्वारा जो रखा गया वो काफी पुराना है। इवन अगर आप लोग बात करेंगे, कई सारे रोड मैप भी ये बना सके हैं ताकि यहां पर इसको कंट्रोल किया जा सके। तो G7 कंट्री जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए, ये कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो इनमें से जो यूके है सबसे पहले वो कंट्री बन जाएगा जो कि इस तरह का टारगेट अचीव करने वाली कंट्री होगी। और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, जैसे कि आप लोग बात करते हैं जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, तो उसके ऊपर जब आईपीसीसी की रिपोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो उसका भी कुछ ऐसे टारगेट रखा गया कि हम लोग को आने वाले टाइम में जीरो एमिशन करना है। तो कहीं ना कहीं यूके जो है वो उसको फॉलो कर चलने वाली कंट्री है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर G7 कंट्री के बारे में आप लोग याद रखते हैं तो 1998 से लेके 2014 तक ये G7 कंट्री जो है इसको G8 कंट्री के नाम से हम लोग जानते थे। पर लेकिन 2014 के बाद में यहाँ पर 1998 से लेके 2014 के बाद में यहाँ पर क्रीमिया इशू की वजह से जो यूएस रसिया है उसको इससे बाहर निकाल दिया गया, और आज के डेट में इसको G7 कंट्री हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बात की जा रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो लेक्स है उनके बारे में, और बोला गया है आप लोग को ये जो लेक है ये नॉर्थ से साउथ कैटेगरी में आप लोगों को लगानी है, यानी कि नॉर्थ से चलना है और साउथ तक पहुंचना है। तो कौन सी नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है, ये बताना है। ए में बोला गया यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में लेक अल्बर्ट, सेकंड स्टेटमेंट बोला गया लेक विक्टोरिया, थर्ड में बोला गया लेक तंजानिका, फोर्थ में बोला गया लेक मालाबाई। तो कौन सी नॉर्थ में और कौन सी साउथ में है? ए में बोला गया 1 2 3 4, बी में बोला गया 2 1 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 3, डी में बोला गया 2 1 4 3। तो सही स्टेटमेंट क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही स्टेटमेंट है यहाँ पर इसकी ए, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सबसे ऊपर लेक अल्बर्ट है, फिर विक्टोरिया, फिर तंजानिका और फिर है मालाबाई। तो बिल्कुल सही यहाँ पर लगा हुआ है, तो आंसर ए हो गया। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए, ये मैप है, पहले आप लोग यहाँ पर इसको देखें ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में। इसको थोड़ा जूम करके अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा अपना प्यारी कंट्री। यहाँ से थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये युगांडा, और इधर हो गया तंजानिया, और इधर आप लोग देखिए थोड़ा ये हो गया कीनिया। तो यहाँ पर इसके बीच में जो लेक है ये होगी लेक विक्टोरिया, यहाँ पर हो गई लेक तंजानिका, और यहाँ पर हो गई लेक मालाबाई। तो एक देख सकते हैं तो आप लोग इस तरीके से ऊपर से नीचे तक यहाँ पर ही आ रही है। तो सबसे ऊपर कौन होगी? लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका और फिर हो गई लेक मालाबाई। पर इससे भी ऊपर युगांडा यहाँ पर है। युगांडा के पास में जो थोड़ा सा ब्लू स्टेट नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए युगांडा के पास में जो ये एरिया नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाली लेक है जो फोर्थ लेक का हम लोगों ने नाम लिया था। क्या है इस लेक का नाम? इसका नाम है लेक अल्बर्ट। ठीक है, तो इसको भी एक बार जूम करके देखेंगे तो आप लोग याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर हो गई लेक अल्बर्ट, ये हो गई लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका और लेक मालाबाई। तो इस तरीके से ये नॉर्थ में इस तरीके से आप लोग आएंगे, तो ए आंसर इसका सही हो गया। थोड़ा सा आप लोग अल्बर्ट को भी देख लीजिए एक बार लेक को, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर देखिए ये हो गई लेक अल्बर्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेक अल्बर्ट।
तो लेक अल्बर्ट अगर आप लोगों से पूछे किस कंट्री के बॉर्डर पर है तो ये बन सकता है आप लोगों से, तो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बॉर्डर पर आप लोगों को ये नजर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से लेक तंजानी का भी यहाँ पर कई सारे बॉर्डर आप लोग देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, इधर तंजानी का हो गया, इधर तंजानिया हो गया, और थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग आएंगे ये जाम्बिया हो गया। तो इन तीनों के बॉर्डर पर है। लेक मालावी अगर आप लोग बोलेंगे तो ऊपर हो गया तंजानी, ऊपर हो गया तंजानिया, नीचे आप लोग थोड़ा आएंगे ये हो गया मालावी। ठीक है, मालावी, और यहाँ पर ये हो गया मोजाम्बिक। तो इन कंट्री के बॉर्डर पर आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार। तो आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो इसमें बोला गया कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहां पर होम मानते हैं इसको, यहां पर उसका पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर ये है मलाई दुमलियाई। ठीक है, दूसरे में बोला गया यहां पर यह प्लेयन, तीसरे में बोला गया यहां पर कनिककर, चौथी में बोला गया कोया। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहती है। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला यहाँ पर मलियान, दूसरा बोला गया प्लेयान, तीसरा बोला गया कनिककर, चौथा बोला गया कोया। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि कनिककर। काफी पुराने टाइम से यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एरिया को इस ट्राइबल कम्युनिटी का होम माना जाता है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे यहाँ पर, तो ये होम हो गया इसका ट्राइबल कम्युनिटी का, जो कि ओल्डेस्ट ट्राइब मानी जाती है। बाकी इसके अलावा कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कोल्ड डेजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हो गया नंदा देवी, ये हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर हो गया धियांग, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से याद रखते हैं। जो अभी हम लोगों ने बात की है अगस्था मलाई, ठीक है, तो ये हो गया कहां पर, ये आप लोगों को बॉर्डर पर नजर आएगा बेसिकली तमिलनाडु और केरला के। और यहाँ पर हो गया गल्फ ऑफ मन्नार वाले एरिया में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हो गया नीलगिरी, रन ऑफ कच्छ, ये देख सकते हैं यहाँ पर पंचमरी हो गया। तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया इनका रख सकते हैं आप लोग। 2-3 बार मैप अगर आप देखेंगे तो आप लोग से वीडियो का भी आप लोग पॉज कर यहां पर इस मैप को एक बार देख सकते हैं। तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, जब टेस्ट में क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोगों को वहां पर फिर ये याद आ जाएंगे, अगर 1-2 बार इनको नजर में को निकाल लेंगे। रटना कुछ नहीं है, रटे से चीजें याद नहीं रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है रायसीना डायलॉग के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है रायसीना जो डायलॉग है ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर। दूसरा बोला गया यहाँ पर इसका जो नेम निकल कर आया है ये रायसीना हिल जो दिल्ली में है वहां से इसका नाम निकल के आया है। ये एक तरीके से डिजाइन किया गया है बिल्कुल जिस तरीके से सिंगापुर का यहाँ पर सिंगरीला डायलॉग है उसके बेस पर यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पर इसको ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर यहाँ पर इसको एनुअली ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। अगर कुछ और बातें इसके बारे में जानने को मिले तो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर ये है कि यहां पर ये जो एक तरीका प्रोग्राम है ये ऐसा प्रोग्राम है कि हम लोग बातें करते हैं किस तरीके से जो मोस्ट चैलेंजिंग आज के डेट में चैलेंज फेस है यहां पर जो ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है, कैसे हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में यहां पर सोचा जाता है। और उसी के चलते कई सारे आर्टिकल्स भी यहां पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भी न्यूज़पेपर्स में लिखे जाते हैं, जिसको यहां पर सजेशन दिए जाते हैं अलग अलग जो ग्लोबल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। रायसीना हिल यहां पर हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में वो एरिया है जहां पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन आप लोगों को देखने को मिलता है। वो एक पहाड़ी इलाका है, उसी के नाम पर इसका रायसीना डायलॉग नाम रखा गया है, जहां पर हम लोग एनुअली मिलते हैं और ये सब जो बातें होती हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। और ग्लोबल लेवल की यहां पर ये समिट है, कई सारी कंट्री भी यहां पर आती है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर ये बात की जा रही है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में। बोला जा रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये प्लूरिपोटेंट सेल है। दूसरा बोला जा रहा है ये सेल जो है एबिलिटी है इनमें गिव राइज करने की ओनली ब्रेन। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है इनके जो भ्रूण सेल होती हैं वो प्लूरिपोटेंट होती हैं, यानी कि उन सेल से हम लोग कई सारे पार्ट यहां पर बना सकते हैं। बेसिकली बॉडी जो होती है इसी तरीके से बनी होती है। ये बोला गया यहां पर ओनली ब्रेन यहां पर इससे बनाया जा सकता है, यहां पर ब्रेन को राइज कर सकते हैं ओनली, तो ये गलत है। यहां पर इसके साथ में पूरी बॉडी एक तरीके से तैयार की जा सकती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। तो ऑपरेशन कैक्टस ये कई बार न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ए बोला गया मालदीव से, दूसरा श्रीलंका से, तीसरा पंजाब से, चौथा बोला गया ऑस्ट्रेलिया से। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ABCFD।
तो जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर ये है ए मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस यहाँ पर 1988 का ऑपरेशन है जो कि हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा यहाँ पर मालदीव के अंदर चलाया गया था, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी मालदीव के लीडर के द्वारा इस टाइम पर कि हाँ वहां पर जो है बेसिकली जो खुद की जो लोकल लीडर थे वो एक तरीके से जनता का तख्ता पलट रहे थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हेल्प की गई थी हमारी कंट्री के द्वारा मालदीव में यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस चलाकर पर्टिकुलर कंट्री को सही डायरेक्शन देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये बात की जा रही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में ये सिग्निफाइज करते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा बोला गया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से इंडिविजुअल से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सहमति ली जाती है ताकि वो अपनी कुछ फ्रीडम को सबमिट कर सकें, जिसके बेस पर यहाँ पर संरक्षण के नाम पर जो एक तरीके समाज है सोशल है उसमें राइट मेंटेन रखे जा सकें। यानी कि ये माना जाता है कि आप लोग ये थोड़े से राइट छोड़ दीजिए, इसके बेस पर आप लोगों के समाज को मेंटेन रखा जाएगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सब मिलजुल कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है, बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका बी। सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रियम्बल में आप लोगों ने देखा भी होगा वी द पीपल, ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। यानी कि वहां पर जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो खुद यहां पर अपने आप ये सारी बातें बोलते हैं। इंडिविजुअल वहां पर कंसेंट लिया जाता है कि अपनी कंट्री के लिए क्या क्या बेसिकली किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रियम्बल है यहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ना कि डीपीएसपी। ठीक है, तो आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है बेसल 33 के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आप लोगों से पूछा गया है। पहला बोला गया है मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, दूसरा बोला गया सुपरवाइजरी रिव्यू, तीसरा बोला गया मार्केट डिसिप्लिन, चौथा बोला गया कंसोलिडेशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर डी, यानी कि ये इसका पार्ट नहीं है बेसल नॉर्म का। बेसल नॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो कैपिटल स्टैंडर्ड मिनिमम होना चाहिए, सुपरवाइजरी भी रिव्यू होता रहना चाहिए और मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये तीनों पिलर है, पर लेकिन यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है। डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बेसल नॉर्म किससे रिलेटेड है, तो ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी पास्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो डी आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कि कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है इसकी डेफिनेशन की। बोला जा रहा है कि बॉन्ड है विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड हैव बेटर यील्ड देन वेरिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बोला गया ये बॉन्ड है विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड हैव लोअर यील्ड देन वेरिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। तीसरा बोला गया यहां पर ये एक बॉन्ड है जो कि वेरी करता है इंटरेस्ट रेट और बेटर यील्ड देता है। तीसरा बोला गया, चौथा बोला गया ये बॉन्ड है जो वेरी करता है इंटरेस्ट रेट और हैज द यील्ड देन फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही स्टेटमेंट है यहां पर इसके बारे में ये है बी। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। और इसको एक अलग नाम से भी यहां पर जाना जाता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा, इसको फ्लोटिंग रेट नोट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बॉन्ड है जो फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है, फ्लोटिंग बोला गया पर लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है, कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, पर लेकिन लोअर यील्ड यहां पर रहती है देन द वेरिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के कंपेयर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक टर्म है, आंसर इसका भी हो गया, यही इसकी डेफिनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहां पर कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। यानी कि हमारे संविधान का जो विवेक है वो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये यहां पर किसके द्वारा बोला गया था। पहला बोला गया यहां पर आइविर जेनकिंस, दूसरा बोला गया यहां पर मोरिटिमर व्हीलर, तीसरा बोला गया नेशनल कमिटी फॉर रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग, चौथा बोला गया है ग्रेविन ऑस्टिल। तो ग्रेविल ऑस्टिल यहां पर ये फोर्थ स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि ग्रेविल ऑस्टिन। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट एक अमेरिकन पर्सनैलिटी है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती थी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता आप लोग इनको बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट जो है हमारी कंट्री में ये पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं। तो ये वो आर्टिकल है जिसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारे संविधान में ये जनता को पावर देने की बात करते हैं, यानी कि जनता के राइट हैं और इसके बेस पर जो गवर्नमेंट है वो हमको सप्रेस नहीं कर सकती। हमारे फंडामेंटल राइट को अगर सप्रेस करती है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी के साथ में 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही। वो एक ऐसा ड्यूरेशन था जिसको हमारी कंट्री में जो एक
तरीके से ब्लैक हिस्ट्री के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये कहीं ना कहीं संविधान का इसीलिए इनको विवेक बोला जाता है, क्योंकि ये जनता के हाथ में पावर देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी यहाँ पर जो राज्य है यानी कि जिसके हाथ में पावर होती है, यानी कि गवर्नमेंट है जो, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि जनता के लिए कुछ करो, वरना फिर 5 साल बाद फिर आप लोगों को जनता के सामने जाना है, तो फिर जनता को क्या मुंह दिखाओगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेरिकन ज्ञाता थे, ये अमेरिकन हिस्टोरियन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ में आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोग को ये इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी वीडियो तुरंत डाल दी जाती हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।